अभी क्षत्रियों राजपूतों का आंदोलन गुजरात में चल रहा है और यहाँ पे शेर सिंह राणा की एंट्री हुई है। कल धंधुका में एक महासम्मेलन बुलाया गया था, वहाँ पे शेर सिंह राणा भी थे और उनके साथ महिपाल सिंह मकराना भी दिखे। मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के रूपाला के खिलाफ जो मामला अभी चल रहा है वो सियासती मामला था, मगर अब ये राजपूत और क्षत्रियों ने अपने हाथ में ले लिया है। पूरे देश में इसका जो है वो प्रचार प्रसार करने लगे। कल ही महिपाल सिंह ने कहा कि कमल का फूल हमारी भूल का नारा दिया जाएगा अगर रूपाला का टिकट जो है वो रद्द नहीं किया गया। फिलहाल जो हम राजनीति देख रहे हैं, रूपाला जी ने अपना नामांकन करने की डेट भी दे दी है, मतलब टिकट रद्द करने की कोई बात सामने नहीं आ रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से सत्तावार रूप से। आज हमारे साथ है शेर सिंह राणा जी। शेर सिंह राणा जी के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी पृथ्वीराज सिंह चौहान का अफ़गानिस्तान से वहाँ उनकी कब्र खोदकर उनके जो अवशेष थे उनके वो अस्थि यहाँ लाए गए इंडिया में, जबकि वो तिहाड़ जेल तोड़कर बाहर निकल गए, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि वो जेल के अंदर बंद थे। उन्होंने जेल से बाहर निकलकर जंप किया और सीधे पहुंच गए अफ़गानिस्तान में। कंधार से पृथ्वीराज सिंह चौहान के अस्थि लाए और इंडिया में उनको सम्मान दिलवाया। तो फिर वो गुजरात में क्या कर रहे हैं अभी? क्षत्रिय राजपूत समाज का इतना बड़ा सम्मेलन था, वहाँ पे उन्होंने बताया कि राजपूतों को समझना पड़ेगा कि खुद की पार्टी ज़रूरी है। तो क्या बात है, क्या किया, कैसे किया, क्यों कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें उनसे हम इस मसले पे बात करेंगे। नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत प्रणाम, नमस्कार जी। शेर सिंह जी, पहले तो आपका नाम मतलब पंकज पुंडीर, लोगों को आपके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुकता होती है। पहली बात, गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में हम बाद में दूसरा सवाल यही रहेगा, पहले ये बता दीजिए, काफ़ी दर्शकों ने भी ये बताया कि उनको पूछ के आना कि आप अफ़गानिस्तान पहुँचे और वापस आ गए और ये सब सारा कारनामा जो करके दिखाया वो कैसे किया था? जी, देखिए, एक तो ये एक गलत इन्फॉर्मेशन है कि मेरा नाम पंकज पुंडीर है। अच्छा। एक्चुअली मेरा नाम शेर सिंह है। अच्छा। और शेर सिंह से पंकज पुंडीर कैसे बना ये मैं आपको जानकारी देता हूँ कि जब एक केस हुआ तो पुलिस ने कहा कि भाई ये पंकज ने किया है, तो लेकिन जब पंकज नहीं मिला तो शेर सिंह को ही पंकज बना दिया। अच्छा। तो मेरा जो बाई बर्थ नेम है वो शेर सिंह राणा ही है, जो मेरे माता पिता ने मुझे दिया, और जो मेरे स्कूल या कॉलेज की जो पढ़ाई है, जो उसमें मार्कशीट है, उसमें भी शेर सिंह राणा ही नाम है। तो मेरा जितने भी जो सरकारी पेपर्स हैं, एजुकेशन के पेपर्स हैं, सभी में शेर सिंह राणा नाम है। यही मेरा बाय बर्थ नेम है। पंकज तो बाद में ये एलियस करके बना दिया गया। जी। खैर, तो ये अफगानिस्तान का मामला बता दीजिए, फिर गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में रूपाला के बारे में हमें बहुत बात करनी है। जी, देखिए क्या है कि जब मुझे ये जानकारी मिली कि हमारे जो आखिरी सम्राट हैं, हिंदू सम्राट हैं, पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी अफ़गानिस्तान में जो है उनकी कब्र है, और जब मोहम्मद गौरी जिनके साथ उनका युद्ध हुआ था और जिसको 17 बार पृथ्वीराज जी ने माफ़ किया था, और जिसको फिर बंदी बनने के बाद आंखें जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज जी की फुड़वा दी थी, और अंधे होने के बाद भी, बंदी होने के बाद भी उन्होंने शब्द बेदी बाण से पृथ्वीराज जी ने उसको मार दिया था, उसका वध कर दिया था। तो जो मोहम्मद गौरी की जो कब्र है, उनके पैरों के पास उनकी कब्र थी, ऐसा बताया गया। जब ये जानकारी मिली तो तब मैं तिहाड़ जेल में था, और इस जानकारी के बाद तिहाड़ जेल से मैं एस्केप हुआ और बांग्लादेश, दुबई होते हुए मैं अफ़गानिस्तान पहुंचा। फिर मैंने खोजबीन की कि कहाँ पे है, तो मालूम पड़ा कि गजनी के पास एक स्थान है, वहाँ पे इनकी समाधि मौजूद है। फिर वहाँ पहुँचा, फिर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह भी की, और मैंने देखा कि जो जूते चप्पल हैं वो उन कब्र के ऊपर रखे जाते थे, मतलब कि वो उनके पैरों की साइड में बनाई हुई थी जानबूझकर। तो जो मोहम्मद गौरी की कब्र पर ज़ियारत के लिए जाते थे तो अपने जूते चप्पल जो चंद्र बरदाई जी हैं और जो पृथ्वीराज चौहान जी हैं
उन दोनों के कब्र के ऊपर वो लोग रख के जाते थे। तो बड़ा दुख हुआ ये देखकर, और फिर ये प्रयास किया कि कैसे इसको खोद के वापस लाया जाए। तो उसमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, काफ़ी मेहनत लगी, पकड़ भी लिया उन्होंने मुझे, लेकिन ईश्वर की कृपा से और लोगों के आशीर्वाद से मेरा जीवन की रक्षा भी हुई उसमें। और फिर जब लगातार मैं लगा रहा तो एक दिन सफलता मिली, और उनकी जो मिट्टी है उसकी मैंने, जो कब्र है उसकी खुदाई की, और उसमें से मिट्टी और जो दूसरा कुछ सामान था उसको मैं लेकर वापस आया। जो उसके जो कंकाल है, कंकाल तो नहीं मिला, क्योंकि इतना 800 सालों से पुरानी ये घटना है, तो 800 सालों में कंकाल तो मिलना संभव नहीं था। लेकिन जो चीज़ मिली तो मैं लेकर वापस आया, और उनकी जो मिट्टी का कुछ अंश मैंने खुद गंगा जी में प्रवाहित किया, और जो सामान था दूसरा और जो उनकी मिट्टी थी वो मैंने लाकर सुपुर्द की एक सामाजिक संगठन को। तो उन्होंने एक स्मारक बनाया, वो सारा सामान उसमें रख के, उनकी मिट्टी उसमें रख के, ये उत्तर प्रदेश के ज़िला मैनपुरी में। जी। अच्छा, पर जेल के अंदर रहते हुए आपको ये ख्याल आ गया? हाँ, क्या है कि जो कुछ सामाजिक संगठन थे, मुख्य रूप से आरएसएस एक जो है आंदोलन कर रहा था कि भाई हमारे आखिरी हिंदू सम्राट की समाधि अफ़गानिस्तान में है और उसको भारत सरकार को लेकर आना चाहिए। तो ये खबरें आए दिन अखबार में, टीवी में आती रहती थी। तो जब एक दिन अखबार में आई और मैंने पढ़ी, तो मेरे साथ कुछ तालिबानी आतंकवादी भी थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई इसको अब भारत सरकार लेकर आएगी, क्योंकि अटल जी तब प्रधानमंत्री थे, और अटल जी की भी इच्छा हमेशा ऐसी रही है, क्योंकि अटल जी ने ही सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी थी पृथ्वीराज जी के कब्र के बारे में कि ये गजनी में के पास है। तो मैंने जब कहा उनसे कि इसको लेकर आएंगे सरकार, अटल जी इसको लेकर आ जाएंगे, तो वो हंसने लगे, कहने लगे कि जब हमारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं, हम मतलब नहीं, तब उसने कहा कि आप तो आलू खाने वाले लोग हैं और आप लोग इसको नहीं ला सकते। तो मैंने कहा कि मैं इसको लेकर आऊँगा। तो तब वो बोले कि आप, हमारे इतने बड़े संगठन हैं, हम लोग इस तिहाड़ से नहीं निकल सकते, तो आप तो एक साधारण व्यक्ति हैं, तो आप पहले यहीं से निकल जाइए, अफ़गानिस्तान जाने की क्या बात कर रहे हैं। तो बस फिर ईश्वर ने ऐसे रास्ते बनाते चले गए, और फिर मैं वहाँ से निकला तिहाड़ से, और निकल के फिर अफ़गानिस्तान गया, और जाके फिर उनकी मिट्टी को वापस लाकर, जो फिर मैंने बताया जैसे वैसे उनके सुपुर्द किया। तो जिस आरएसएस की सोच के बारे में सोचकर आप अफ़गान तक पहुंच गए, इतना बड़ा रिस्क लेकर के जेल से बाहर निकल गए, पर वही आरएसएस का ये बीजेपी, जिसके खिलाफ आज आप गुजरात में लड़ने के लिए आए हैं जी, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? क्यों लड़ने की ज़रूरत? क्योंकि बीजेपी या तो आरएसएस आपकी नहीं सुन रहा है राजपूतों की? नहीं, देखिए आरएसएस तो एक महान संगठन है, और मुझे तो बड़ा गर्व है कि एक ऐसा संगठन है जो कि देश के लिए निस्वार्थ काम कर रहा है। और अगर आप किसी भी जो आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, तो वो आपसे यही कहेगा कि भाई मैं समाज के तरक्की के लिए जुड़ रहा हूँ, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। क्योंकि आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, और उनका ये कहना है कि जो भी राजनीतिक दल देश के लिए अच्छा कार्य कर रहा होगा तो हम उसका समर्थन करेंगे। तो वो बीजेपी से तो उनका कोई लेना देना है नहीं, लेकिन उनको वो ये बोलते हैं कि भाई क्योंकि बीजेपी हमारे आइडियोलॉजी पर काफ़ी हद तक खरी उतरती है, इसलिए हम बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए प्रयास करते हैं, काम करते हैं। तो हमने खुद एक ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल बनाई हुई है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, और मैंने खुद एक लेटर जो है मोहन भागवत जी को, आरएसएस को लिखा कि हमारा भी एक राजनीतिक दल है, और मैं आपके माध्यम से भी उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जब आप एक सामाजिक संगठन हैं और जो भी राजनीतिक दल देश के लिए, समाज के लिए अच्छा कार्य कर रही है, और आप ये कहते हैं कि हमारे लिए सभी राजनीतिक दल एक जैसे हैं, जो भी अच्छा काम करेगी हम उसका समर्थन करेंगे, उसको सत्ता में लाने के लिए प्रयास करेंगे,
तो मैं आपके माध्यम से उनसे ये निवेदन करता हूँ, और मैंने एक खत के माध्यम से अपने पार्टी की तरफ से हमने खत भी उनको भेजा था कि हम एक राजनीतिक दल हैं, हम देश के लिए, धर्म के लिए, अखंड भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं, तो आप हमारा सहयोग कीजिए, क्योंकि आप एक सामाजिक संगठन है। तो उधर से कोई लेटर का जवाब तो नहीं आया, लेकिन आज मैं आपके माध्यम से भी उनसे ये निवेदन करूंगा कि जब आप एक सामाजिक संगठन है और किसी भी ऐसे राजनीतिक दल को समर्थन करने के लिए तैयार हैं, तो हम भी आपका समर्थन चाहते हैं। हम भी देश की सत्ता में आते हैं और देश के लिए, धर्म के लिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। या तो हमारी देशभक्ति में, या तो हमारे धर्म के प्रेम में आप कोई कमी बताइए कि भाई हमारे देश प्रेम में या किसी भी चीज़ में हम में कोई कमी है, या हमारे संगठन में, हमारे पार्टी में कोई कमी है, हमने कोई घोटाला किया हो, देश के खिलाफ कोई कार्य किया हो, या तो हम में कोई कमी बताइए। और वरना तो आप ये स्वीकार कीजिए कि आप सामाजिक संगठन नहीं हैं, आप सिर्फ बीजेपी की एक बी टीम है, और बीजेपी के राजनीतिक दल को सत्ता में लाने के लिए ही आप जीवन भर काम करते हैं। तो या तो दोनों में से एक ही बात है, या तो आप बीजेपी ही हैं। अगर आप आरएसएस हैं और सामाजिक संगठन है, तो फिर हमें अपना सहयोग करने में आप पीछे क्यों हट रहे हैं? मतलब अब जो आरएसएस और बीजेपी के कनेक्शन के बारे में तो बहुत सारे, अटल जी का एडिटोरियल भी था, काफ़ी सारी चीज़ें जिससे बात ये स्पष्ट होती है कि आरएसएस और बीजेपी दोनों एक है। मतलब आरएसएस सुप्रीम है, बीजेपी उसके नीचे उनकी एक पॉलिटिकल विंग है। यहाँ से नेता तैयार होते वहाँ जाते। अगर हिंदुलॉजिकल आइडियोलॉजी के बारे में आप बात कर रहे हो कि हिंदू आइडियोलॉजिकल ये आरएसएस संगठन है, तो उसमें मुस्लिम भी आते हैं, उनकी पूरी विंग चल रही है। ये तो दिखावा है, ये नहीं लगता आपको क्या? नहीं, देखिए, जो आरएसएस की अगर हम बात करें, आरएसएस कोई हिंदू संगठन नहीं है। आरएसएस की जो भूमिका है, आरएसएस की जो वर्किंग है, आरएसएस का एक है ना, वो एक राष्ट्र निर्माण का संगठन है। नहीं, नेता तो यही भाषण देते हैं ना, उनका ऐसा सोचना है। और राष्ट्र निर्माण में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, मुस्लिम मंच की ज़रूरत है, हिंदू जागरण मंच की ज़रूरत है, अधिवक्ता प्रकोष्ठ की ज़रूरत है, विश्व हिंदू परिषद की ज़रूरत है, तो जिस जिस प्रकोष्ठ पे राष्ट्र निर्माण में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है, उन्होंने वो विंग बनाए हुए हैं। लेकिन अगर मैं इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो मैंने मोहन भागवत जी का बिल्कुल प्योर स्टेटमेंट सुना है, और वो मैं अभी इस इंटरव्यू के बाद आपको दिखा भी दूंगा कि बीजेपी से हमारा कोई सीधा लेना देना नहीं है। हाँ। क्योंकि बीजेपी एक राजनीतिक दल है और वो हमारी आइडियोलॉजी पर थोड़ी सहमति प्रकट करती है, इसलिए हम उनको संगठन महामंत्री के रूप में व्यक्ति को दे देते हैं। तो हमने मोहन भागवत जी को यही लेटर लिखा था कि हमें आप भी संगठन महामंत्री हमें भी दीजिए, आप आरएसएस की तरफ से हमें भी आप संगठन महामंत्री दीजिए, क्योंकि हम भी देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण में काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी का ही नाम है राष्ट्रवादी, तो राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी हमारे पार्टी का नाम है, तो हम भी राष्ट्र के निर्माण में काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों को ऐसा लगता है कि हम शायद बीजेपी से ज़्यादा राष्ट्रभक्त राजनीतिक दल हैं, देश के लिए ज़्यादा अच्छे साबित होंगे, और हमसे उस तरह के लोग जुड़े हुए भी हैं। और क्योंकि जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है, वैसे तो सभी जाति धर्म के लोग हमारे साथ हैं, लेकिन क्योंकि इसका जो कोर वोट बैंक है, जो मुख्य रूप से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो क्षत्रिय समाज के लोग हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि क्षत्रिय के तो कण कण में जो है राष्ट्रवाद छुपा होता है, उसके तो अंदर बसा हुआ होता है। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी या कोई भी देश का राजनीतिक दल हमसे बड़ा राष्ट्रवादी होगा। हम सबसे बड़े राष्ट्रवादी हम हैं, और आरएसएस अगर हमें संगठन महामंत्री देती है, तो ये राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी देश की और प्रदेश की सत्ता में आकर उनसे भी ज़्यादा बेहतर काम करेगी। ये क्षत्रिय वाली जो आपने बात की, कल ही नवजीवन से महिपाल सिंह मकराना बात कर रहे थे इसी माध्यम से। उन्होंने बताया कि ये क्षत्रिय राजपूत जो है वो भाजपा के गुलाम बन गए, वहीं से ये दिक्कत शुरू हुई है, क्योंकि हम गुलामी करते आए हैं। और आज भी जब हम नारा दे रहे हैं हमारी भूल कमल का फूल, तो काफ़ी लोग ऐसे थे ये बोल ही नहीं पा रहे थे जी। तो ये गुलामी की वजह से हमसे भाजपा नहीं डर रही है। आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि ये जो नारा है, ये नारा
से आगे जाने की ज़रूरत है। जब हम सिर्फ इस नारे पर टिक जाते हैं तो भी हम दिशाहीन हो जाते हैं। अगर हम सिर्फ ये बोल के बैठ जाते हैं कि कमल का फूल हमारी भूल, और उसको भूल को सुधारने के लिए हम किसी दूसरे राजनीतिक दल के तरफ देखते हैं या उसकी गोद में जाके बैठते हैं, तो वो भी कोई अच्छी आइडियोलॉजी नहीं है, वो भी भूल है। क्योंकि कमल का फूल हमारी भूल बोलने के बाद 5 साल बाद आप बोलते हो कि हाथ का पंजा हमारी भूल, फिर उससे परेशान हो जाते हो। फिर आप बोलते हो फिर 5 साल बाद कि भाई कमल का फूल दोबारा से आ जाए, फिर बोलते हो भाई पंजा आ जाए। तो आपने अपनी एनर्जी को, अपने जीवन को तो सिर्फ इसी से ही ख़त्म कर देंगे कि भाई इस बार इसने हमें परेशान किया तो इस बार इसको सत्ता से हटा देंगे, ये नारा देंगे कमल का फूल हमारी भूल। फिर कांग्रेस आ जाएगी, फिर हम ये नारा देंगे कि भाई ये कांग्रेस ने हमें परेशान किया और जो है हाथ का पंजा हमारी भूल। तो ऐसे तो पूरा जीवन जो है युवाओं का इसी में ही चला जाएगा। इसीलिए हमने इसका विकल्प दिया, हमने इससे 2 कदम आगे गए और हमने कहा कि हमें अपने युवाओं की एनर्जी को सिर्फ इस पर वेस्ट नहीं करना है। हम आज अपना बीज लगाएंगे, अपना राजनीतिक दल बनाने के लिए प्रयास करेंगे। तो हो सकता है कि आज हम जीत ना हासिल कर सकें, लेकिन हम आज जब शुरू करेंगे तो अपनी गिनती तो कराना शुरू करेंगे। आज हम 10 सीट पर लड़ेंगे तो 1 पर तो जीतेंगे। तो हमें कहीं ना कहीं और कभी ना कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने ये नारा दिया कि अपना घर अपना झंडा। हम अपना घर पे अपना झंडा लगाना सीखें और अपने झंडे को लेकर आगे चलें, जिससे कि जो दूसरा समाज है, जिससे हमारे रिश्ते एक षड्यंत्र के रूप में ख़राब करने की कोशिश की जाती है, वो समाज भी हमारे साथ जुड़े। जब हमारा खुद का झंडा होगा तो हम दूसरे समाज के पास भी जाकर उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि भाई आप हमारे सहयोगी बनिए, हमारे साथी बनिए, और हम जैसे हमारे पूर्वज थे आपको अपना सहयोगी साथी बनाकर आपके भी अधिकारों की रक्षा करते थे और अपने भी अधिकार सुरक्षित करते थे। तो हम भी उसी रास्ते पर जाना चाहते हैं अपने पूर्वजों के, कि हमारे साथ सब 36 बिरादरी आए और उनके भी अधिकार सुरक्षित हों और हमारे भी अधिकार सुरक्षित हो। ना हम किसी का अधिकार छीने और ना किसी को अपना अधिकार छीनने दें। और जो एक बीजेपी ने, आप पुरुषोत्तम रूपाला जी ने जो बयान दिया है, अगर आप उसकी स्ट्रैटेजी समझेंगे उनकी, तो क्या है उनकी स्ट्रैटेजी है कि राजपूत समाज के, क्षत्रिय समाज के संबंध जो दूसरे जो जाति के लोग हैं उनसे खराब कर दिए जाएं। तो जब हम अपना झंडा लेकर चलेंगे और रूपाला जी के सामने जो है जब प्रत्याशी अपनी पार्टी से उस समाज के व्यक्ति को उतारेंगे जिससे वो हमारे संबंध खराब करना चाहते हैं, तो खुद ही ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आज अगर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी किसी हमारे वाल्मीकि भाई को ही रूपाला जी के सामने खड़ा कर दे चुनाव में, तो वही वाल्मीकि समाज और राजपूत समाज मिलके कदम से कदम चलेगा। और रूपाला जी की जो मंशा थी, या जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा थी कि भाई इन 2 समाज को आपस में इनके संबंध खराब कर दें, वो उनकी स्ट्रेटेजी ख़त्म हो जाएगी। पर आप जो स्ट्रेटेजी पर चलने की बात, कल आपका पूरा भाषण मैंने सुना, अब जो बात आपने आरजेपी पार्टी की, आपकी सोच के बारे में, मतलब आपका कहना ये है लंबी पारी खेलनी चाहिए जी। क्योंकि अगर आप पार्टी बना भी रहे हो तो आप उसमें ये बात ऐड कर रहे हो कि दूसरी जातियों को भी उतना ही अधिकार हक होगा जितना हम अभी हमारे लिए रख रहे हैं, उनका भी रक्षण करेंगे। और अभी आपने बताया कि राजकोट से अगर वाल्मीकि समाज की ही कोई प्रत्याशी खड़ा कर दिया जाए, वाल्मीकि समाज से ही उनका ही प्रत्याशी चुनाव लड़े, जबकि क्षत्रिय उनको समर्थन दे, तो वाल्मीकि प्लस राजपूत और क्षत्रिय सब मिल करके बड़ा वोट बैंक बन पाते हैं। पर अभी तो आप मान रहे हो ना कि गुजरात में ये राजपूतों का जो वोट बैंक है, यहाँ तो एक नहीं है, बिखरा पड़ा है। उनकी वजह से भाजपा नहीं डर रही है, जबकि जब तो आपको मतलब शेर सिंह राणा जी को, महिपाल सिंह मकराना जी को गुजरात बुलाना पड़ रहा है यहाँ के राजपूतों को। नहीं, ये जो प्रश्न है आपका, ये मतलब इसको मैं ठीक नहीं मानता हूँ। ये कहना कि क्षत्रिय समाज में एकता नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। आप पूरे गुजरात में घूम लीजिए और पूरे देश में घूम लीजिए और किसी भी क्षत्रिय से आप पूछिए कि वो किसको वोट देता है, तो वो जवाब देगा कि वो बीजेपी को वोट देता है या बीजेपी को वोट दी है उसने। तो अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90% जो क्षत्रिय समाज है वो बीजेपी को वोट देता है।
तो आप बताइए कि इससे ज़्यादा एकता 80 to 90% की एकता पूरे देश में किस समाज के लिए है, एक पार्टी के लिए? तो एकता की कमी नहीं है। आप ये कहिए कि जिसके लिए क्षत्रिय समाज ने एकता की उसने हमें धोखा दिया। जिस क्षत्रिय समाज ने बीजेपी को 80 से 90% एकता करके अपना वोट दिया, उसने हमें वफा नहीं दिया। उसने हमें रिटर्न में जो है वो गिफ्ट देने की जगह जो है वो इनाम के रूप में, इस वोट बैंक के इतना लेने के बाद भी इनाम के रूप में हमें जो है कुछ दिया नहीं। दूसरे समाज से हमारी दुश्मनी कराने का प्रयास किया, हमारे इतिहास चोरी करने का प्रयास किया, हमारे लिए कोई योजनाएं नहीं बनाई, हमारे बच्चों को बेरोजगार करके छोड़ दिया। तो सामने वाले ने हमसे गद्दारी की, उसने हमें कुछ दिया नहीं। इसीलिए ये जो 80% की जो एकता है समाज की, जिस दिन ये अपने झंडे के साथ चलेगी, जिस दिन अपना राजनीतिक दल बनाकर 80% राजपूत समाज चलेगा, तो जो अन्य समाज में जो राजनीति कर रहे हैं वो खुद ब खुद हमारे पार्टी की तरफ खींचा चला आएगा कि अगर मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से टिकट लेता हूं तो ये 80% राजपूत मुझे इस पार्टी की वजह से वोट मिलेगा। तो वो 80% राजपूत वोटर प्लस जो जिस समाज का जो प्रत्याशी होगा उसका अपना मूल वोट, उसके अपने समाज का वोट, जब ये दोनों मिलेंगे तो बीजेपी कांग्रेस की जड़ों को ख़त्म कर देंगे और अपना प्रत्याशी जीतकर हम लोकसभा में, विधानसभा में पहुंचा देंगे। और जब जिस समाज का व्यक्ति को हम विधायक बनाएंगे अपनी पार्टी से, उस समाज का भी भला होगा। और क्योंकि पार्टी का जो बेस है वो राजपूत समाज है, तो समाज का भी भला होगा। कोई हमारी पार्टी से जीतकर जो विधायक बनेगा वो तो हमारे लिए कभी अपशब्द नहीं बोलेगा। वो तो विधानसभा में, लोकसभा में महाराणा प्रताप की और पृथ्वीराज चौहान जी की जो है जय जयकार बोलेगा, क्योंकि पार्टी की आइडियोलॉजी है, वो पार्टी की विचारधारा है। अपने जो होर्डिंग बैनर पोस्टर लगाएगा राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के, तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के जो महापुरुषों की लाइन है उसमें महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जी हैं, दूसरे भी समाज के हैं। तो महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान जी उसको लगाने पड़ेंगे अपने होर्डिंग में। अपने घर पर जो झंडा लगाएगा उस पर हमारा झंडा लगा के उस पर हमारे महापुरुषों की फ़ोटो लगाएगा, चाहे वो किसी भी समाज से हो। और अपने समाज का भी जब वो विधायक बन जाएगा, उसके पास ताकत होगी तो अपने समाज का भी भला करेगा। तो इस रास्ते पर चलने से हमारे जो 36 बिरादरी हैं उनसे संबंध भी अच्छे बनेंगे और हमारे अधिकारों की भी रक्षा होगी। और जहाँ पर जब हम दूसरे समाज के व्यक्तियों को अपने पार्टी पे विधायक, सांसद बनाएंगे तो कुछ ऐसी सीटें भी होंगी जहाँ पर उनके वोट से हम राजपूत भी विधायक और सांसद बन के जाएंगे। आज तो स्थिति बीजेपी ने ये कर दी है कि पूरे गुजरात में एक भी क्षत्रिय सांसद नहीं है। तो अगर हम 25 या 20 सांसद अन्य समाज के लोगों को वोट देकर, उनका तो कहना है हम राज्यसभा में ले गए, नहीं वांकानेर से केसरी सिंह जी को। देखिए क्या है कि राज्यसभा में पार्टी उन लोगों को लेकर जाती है जो लोग सिर्फ रबड़ स्टैंप होते हैं, बस रबड़ स्टैंप होते हैं वो लोग। तो उनका कोई, क्योंकि वो जन नेता नहीं होते। पर गुजरात में जो राजपूत क्षत्रिय विधायक चुने हुए हैं जी, वो तो फिर रबर स्टैंप नहीं होंगे ना, क्योंकि उन्होंने भी एक सम्मेलन बुलाया था। आपको ये मसला तो पता है ना कि ये पूरा, ये इतनी जो आग लगी, ये भड़का कैसे? जी, रूपाला जी के खिलाफ जो चल रहा था उसी दौरान पूर्व विधायक जयराज सिंह, उनका एक सम्मेलन हो रहा है जी, उसमें क्षत्रिय राजपूत लीडर्स, जी, जबकि इन लोगों का कहना है कि बीजेपी से जुड़े हुए थे। तो ये सारे जो मसले इकट्ठा हुए वहीं से तो ये मामला शुरू हुआ है। जी। तो विधायक है राजपूत समाज के भी है, क्षत्रिय समाज के भी, जी, मतलब जी। देखिए जो क्षत्रिय समाज के जो विधायक हैं या और वो किसी भी पार्टी से हैं, तो आपने ये बात नोटिस की होगी। देखिए आइडियोलॉजी चलती है पार्टी की, व्यक्ति की आइडियोलॉजी एक लिमिट तक चलती है, उसके बाद उसको पार्टी झंडे के सामने झुकना ही पड़ता है। तो आइडियोलॉजी पार्टी की चलती है। अगर कोई क्षत्रिय समाज का जो विधायक है बीजेपी से है तो वो एक लिमिट तक अपनी पार्टी के विरोध में जा सकता है, लिमिट के बाद जाएगा पार्टी उसको पार्टी से बाहर निकाल देगी। तो वो सोचता है कि मेरा जो निजी कैरियर है राजनीतिक वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं कर सकता है। इसीलिए हम नारा देते हैं, लोग ये शिकायत करते हैं कि हमने इसको इतना बड़ा नेता बनाया, इस व्यक्ति को ये पार्लियामेंट में गया भेजा, इसको हमने विधानसभा में भेजा, और जब हमारे खिलाफ कानून बन रहे थे
हमारे खिलाफ योजनाएं बन रही थी या हमारे समाज का किसी प्रकार से अपमान किया जा रहा था, तो इन्होंने पार्लियामेंट में, विधानसभा में आवाज़ क्यों नहीं उठाई? वो इसलिए नहीं उठाई क्योंकि उनकी पार्टी ने उनको ऐसा करने से मना कर दिया और उनको पार्टी की बात माननी पड़ी, क्योंकि नहीं मानते तो अगली बार उनका टिकट काट दिया जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें अपनी पार्टी बनानी चाहिए। अगर हमारी पार्टी से कोई अन्य समाज का भी भाई विधायक या सांसद होगा और पार्टी उसको कहेगी कि आपने इस मुद्दे पर ये बोलना है, तो उसको वही बात बोलनी पड़ेगी। अगर देखिए, कोई राजपूत विधायक होगा, क्षत्रिय विधायक होगा, अगर बीजेपी से होगा और बीजेपी ने उसको कहा कि भाई आपने इसमें आंदोलन में कोई सहयोग नहीं करना, तो वो नहीं करेगा। लेकिन अगर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के मान लीजिए 20 विधायक होते हैं गुजरात में, और वो 20 के 20 आप मान लीजिए कि कोई पटेल भाई होता हमारा, कोई जो है वाल्मीकि भाई होता, कोई किसी अन्य समाज का होता, पाटीदार भाई होता, वो सब आपकी विचारधारा से जुड़े हुए तो हाँ, मतलब वो हमारी पार्टी झंडे पर होते, तो आज वो 20 के 20 विधायक जो है विधानसभा में हमारे पक्ष में बात रख रहे होते, हंगामा कर रहे होते, विधानसभा का घेराव कर रहे होते, क्योंकि हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी पर ही तो वो काम करेंगे ना। तो वो राजपूतों के लिए, क्षत्रियों के लिए ज़्यादा लाभदायक होते अन्य समाज के होने के बावजूद भी। और अगर कोई क्षत्रिय विधायक होगा लेकिन जब वो दूसरी पार्टी झंडे से होगा तो वो कोई लाभकारी नहीं है। जैसे उदाहरण देता हूँ कि महाराणा प्रताप जी और अकबर का युद्ध हुआ, तो अकबर के सेनापति थे मान सिंह जी। तो मान सिंह जी को अकबर ने कहा कि भाई आप जाइए और चित्तौड़ पर आक्रमण कीजिए, और उधर महाराणा प्रताप के उस समय सेनापति थे हकीम खान, तो उन्होंने भी कहा भाई हकीम खान जी आप जाइए और चित्तौड़ में आने से पहले ही हल्दी घाटी पर सेना को रोक दीजिए। अब एक तरफ मान लीजिए मान सिंह जी खड़े हैं, उनके साथ राजपूत सैनिक भी हैं, और दूसरी तरफ हकीम खान जी खड़े हैं, उनके साथ मुस्लिम सैनिक भी हैं। तो अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि इन दोनों में से कौन युद्ध जीतना चाहिए, अगर जो व्यक्ति ये सोचता है कि भाई मान सिंह जी राजपूत हैं और उसमें जो सैनिक हैं उनके साथ राजपूत सैनिक हैं, वो कोई हमारा चाचा है, कोई भतीजा है, हमारा रिलेटिव है, ये जीतने चाहिए, तो अगर वो जीत जाते हैं तो आप बताइए कि उनके जीतने के बाद मान सिंह जी चित्तौड़ के किले पर किसका झंडा फहराएंगे? वो तो अकबर का फहराएंगे। और अगर हकीम खान युद्ध जीत जाते हैं तो जीतने के बाद वो चित्तौड़ पर किसका झंडा फहराएंगे? वो महाराणा प्रताप जी का फहराएंगे। तो जीत जो है वो हमेशा झंडे की होती है, व्यक्ति की जीत नहीं होती। किसका परचम लहरा रहा है वो दिखना है। हाँ, तो जो हमारा झंडा लेकर चले, चाहे वो हकीम खान हो, चाहे वो पाटीदार भाई हो, चाहे वो वाल्मीकि भाई हो, तो झंडा जब हमारा होगा तो हमारे विचारधारा से ही चीज़ें आगे चलेंगी। और अगर क्षत्रिय भी होगा। एक मिनट, आप ये बात कर रहे हो सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में आप जा रहे हो, क्योंकि ये सोशियो पॉलिटिक्स की बातें हो रही है हमारे बीच। तो और जैसे कि आपने अभी तक जो बात की, उससे मैं ये समझ सकता हूँ कि राजकोट में पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ आरजेपी आपकी पार्टी से किसी अन्य समाज के प्रत्याशी को इलेक्शन लड़वाया जाए, ऐसा आप कहना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल, हम इस प्रयास में लगे हुए हैं और हमारे से संपर्क करेगा, हम भी कोशिश कर रहे हैं। तो हम अवश्य ही पुरुषोत्तम रूपाला जी के खिलाफ अपने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे, चुनाव लड़ाएंगे। हम चाहे हारें चाहे जीतें, परिणाम कुछ भी हो, आज हम बीज तो लगा देंगे। हो सकता है हम ना जीतें, लेकिन हम हारने के डर से जो योद्धा अगर घर बैठ जाए तो वो योद्धा नहीं होता। और मैं पूरे समाज से ये बात बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वो पहलवान किसी काम का नहीं है, जब दंगल हो तो अपने घर बैठ जाए। भाई एक व्यक्ति था, अब वो व्यक्ति बहुत डंड लगाता था, उठक बैठक करता था, रेस लगाता था और पहलवानी करता था। अब गांव के लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने देखा भाई ये बड़ी मेहनत करता है और अच्छा पहलवान बन सकता है, तो क्यों ना हम इसको दूध दही अच्छे से खिलाएं पिलाएं, जिससे कि हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें। तो गांव वालों ने, क्षेत्र वालों ने उसको खूब हेल्प करी, जिससे कि तगड़ा हो जाए। खूब उसने भी बड़ी मेहनत करी। अब 5 साल के बाद क्षेत्र में जो है वो दंगल आया। अब जब दंगल आया तो लोगों ने उससे जाके कहा, समाज ने कहा कि भाई अब दंगल आ गया है और तुम भी अपना नाम लिखवा दो, और जिससे कि तुम
नाम रोशन करो और इस दंगल को जीतो, कुश्ती जीतो। तो उसने कहा जी देखो मैं पहलवानी ज़रूर करता हूँ लेकिन मैं दंगल नहीं लड़ूंगा। तो गांव वालों ने, क्षेत्र वालों ने कहा कि भाई जब तुझे लड़ना ही नहीं था तो ये रोज़ उठक बैठक और ये रोज़ दंड बैठक रेस क्यों लगाता है। तो उसने कहा जी ये तो मेरा शौक़ है। तो हम वो व्यक्ति नहीं है, हम जब दंगल होता है तो उसमें हम नाम दर्ज कराते हैं, इसीलिए हमने राजनीतिक दल बनाया। सामाजिक संगठन की यही प्रॉब्लम है कि जब दंगल होता है तो वो सिर्फ 5 साल उठक बैठक तो खूब लगाते हैं, खूब दंड लगाते हैं, खूब रेस लगाते हैं, लेकिन जब दंगल आता है तो उसमें अपना नाम ही नहीं लिखवाते। नाम लिखवाने के लिए राजनीतिक दल चाहिए। तो इसीलिए हमने राष्ट्रवादी जनलोक बनाया, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, वरना हम भी महाराणा प्रताप सेना और पृथ्वीराज जी की सेना भी बना सकते थे, लेकिन तब हम वही पहलवान होते कि जो उठक बैठक तो खूब करता 5 साल, खूब हंगामा करते, खूब वो करते। लेकिन जब आज लोकतंत्र का युद्ध हो रहा है तो उस युद्ध को बाहर बैठ के देखते। सिर्फ आज पूरे गुजरात की जो जनता है वो क्या है, सिर्फ वोटर ही तो है। जो पूरे गुजरात की जो क्षत्रिय समाज है वो सिर्फ क्या है, वोटर है। और वो योद्धा बनना है तो उन्होंने अपने पार्टी झंडे पर प्रत्याशी लड़ाने पड़ेंगे। वो 26 के 26 सीटों पर प्रत्याशी खड़े कर दें, क्या होगा, हार तो जाएंगे। क्या हमारे पूर्वज हार के डर से जो है किसी के सामने वो नमस्तक हुए, साका तक किया। जब साका होता था तो हम उनको क्या मालूम नहीं होता था कि भाई अब हम शहीद हो जाएंगे। तो लोकतंत्र में तो शहीद भी नहीं होना है, अंगूठा ही तो दबाना है। हार गए तो क्या हो गया। और जिसको हमने जिताया है उसने कौन सा हमें कलेक्टर बना दिया, उसने हमें कौन सा कुछ दे दिया। तो उसने भी तो हमें सिर्फ अपमान ही दिया, हमारे समाज की बेइज्जती दी। तो हमने जिसको जिताया उसने भी हमें कुछ नहीं दिया। इससे अच्छा हम अपना बीज लगाएं, अपनी पार्टी बनाएं। हारेंगे तो अपनी गिनती कराएंगे और जीतेंगे तो विधानसभा लोकसभा में अपने समाज की और जो हमारे सहयोगी होंगे समाज, उनकी आवाज़ उठाएंगे, उनके लिए जो है संघर्ष करेंगे, उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे। तो हम इस रास्ते पर चलने वाले लोग हैं कि जब दंगल होगा तो हम जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। क्योंकि गुजरात के अंदर हमने थोड़ा प्रयास देर से शुरू किया, इसलिए हमें थोड़ी सी कठिनाई आ रही है। लेकिन मैं अपने गुजरात के क्षत्रिय भाइयों से वादा करता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम यहां पर पहले से ही पूरी तैयारी करके रखेंगे। और आपसे मेरा वादा है कि कम से कम भी जो है 50 से 100 सीटें हम यहां पर जीतेंगे और क्षत्रिय समाज के भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विधायक बनाएंगे इस माध्यम से। और जो हमारे सहयोगी समाज हैं उनको भी विधायक सांसद बनाएंगे, यहाँ से अपने साथ रखेंगे और उनके और अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। मतलब आप जो बात रख रहे हैं कहीं ना कहीं तो फिर रूपाला का ये स्टेटमेंट और इश्यू जो चल रहा है उसने आरजेपी के लिए गुजरात में रास्ता साफ कर दिया, यही समझ सकते हैं। देखिए, रास्ता साफ करना इसको नहीं बोलेंगे। क्या होता है कि कुछ जैसे परेशानियां होती हैं, ठीक है, समाज में कुछ परेशानियां होती हैं या सामने वाला हमें बेवकूफ़ बना रहा होता है, तो जब उसका भेद खुलता है लोग तो तभी जागरूक होते हैं। ऐसा नहीं है कि रूपाला जी ने आज ये बोला तो ही मतलब कि समाज के साथ कुछ गलत हुआ है। गलत पहले भी हो रहा था, समाज की इंसल्ट पहले भी करी जा रही थी। लेकिन आप ये कहिए कि वो समझ में आ जाइए, तो जब जागो तभी सवेरा। आज समाज को ये समझ आया है कि जिसको हमने 80% वोट दिया वहाँ से हमें भविष्य में सिर्फ अपमान मिलना है। और अगर हम यहाँ से किसी दूसरे राजनीतिक दल में जाते हैं, जैसे कि नारा दिया कि कमल का फूल हमारी भूल, तो मेरा आपसे चैलेंज है, अगर आप सिर्फ इस रास्ते तक जाएंगे कि कमल का फूल हमारी भूल और इस रास्ते से जाकर सिर्फ दूसरी पार्टी की गोद में जाके बैठेंगे, तो 5 साल के बाद आप किसी भी मुंह से ये मत बोलिएगा कि कांग्रेस का निशान हमारी भूल। फिर तो आप जीवन बर्बाद कर रहे हैं युवाओं का। आपने देखा राजस्थान में नारा दिया कमल का फूल हमारी भूल, बीजेपी वहाँ से गई, कांग्रेस आई, तो कांग्रेस से कौन सा राजपूत समाज को कुछ मिल गया। अशोक गहलोत जी ने क्या दिया। अशोक गहलोत जी की गलती से जो करणी सेना के अध्यक्ष हैं गोगा मेडी जी, उनकी हत्या और हो गई, तो वो भी कौन सा हमारे सगे हैं। क्षत्रियों को जरूरत है अपना खुद का झंडा बनाने की, क्योंकि जब आप अपना झंडा बना के चलेंगे तभी जो दूसरे समाज के लोग हैं वो हमारे साथ आएंगे। लोगों ने क्षत्रियों का न्याय
उनकी राज सत्ता करने का तरीका देखा है। हमारे धार्मिक पुस्तकों में लिखा है कि क्षत्रिय का जन्मसिद्ध अधिकार है सत्ता। जब आप अपने धार्मिक रास्ते पर चलेंगे तो 36 बिरादरी हमारे सहयोग करेगी। हमारे पूर्वजों ने दूसरों के अधिकारों के लिए भी अपनी गर्दनें कटवाई हैं। तो नहीं, अगर वो जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो उसमें गए तो फिर वो वर्णाश्रम वर्ण व्यवस्था वाली बात आ जाएगी। फिर कहीं ना कहीं ये भी एक बगल में ही अभी एक चालू है मनुवाद का विरोध, आप देख ही रहे हो, तो फिर तो वही बात होगी ना। देखिए, मैं तो जाति जो मनुवाद का या जो उसकी बात है, क्षत्रिय तो क्या है, जो सत्ता में है वही क्षत्रिय है आज के समय में। कर्म के हिसाब से, कर्म के हिसाब से वो उसका जो वर्ण है वो तय हो रहा है, और ये रियलिटी भी है, और ये रियलिटी ही है। आप पहले भी देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अन्य समाज से आकर राजा भी बने हैं और उन्होंने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं या बड़े बड़े सत्ता हासिल की है। और अगर आप किसी को ब्राह्मण बोलते हैं तो भाई पहले क्या था, जैसे ब्राह्मण में बहुत सारे टाइटल्स हैं, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी। तो पहले क्या हुआ, जैसे आप डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं आज, तो आपको बोलते हैं भाई ये MBBS डॉक्टर हैं। इंजीनियर हो तो आपके नाम के आगे लगेगा भाई इंजीनियर कपिल कुमार, ऐसे ही है ना। तो पहले जो चारों वेद पढ़ लेता था उसको बोलते थे चतुर्वेदी, जो तीनों वेद पढ़ लेता था उसको बोलते थे त्रिवेदी, जो 2 वेद पढ़ता था उसको बोलते थे द्विवेदी। लेकिन ये हुआ क्या कि भाई जो चतुर्वेदी जी थे असली, जो उनका बच्चा हुआ तो लोग उसको भी चतुर्वेदी बोलने लगे, जबकि उसको 4 वेद क्या, उसको आधा वेद भी नहीं पता था। तो फिर उन्होंने उस टाइटल को एक तरीके से जाति में कन्वर्ट कर लिया। एक्चुअली तो वो डिग्री थी, लेकिन उस डिग्री को उन्होंने, अब मान लीजिए कोई डॉक्टर है, अब उसका लड़का मान लीजिए गंवार है, तो उसको तो आप डॉक्टर नहीं बोलोगे ना। लेकिन पहले के ज़माने में ये चीज़ चल गई, अब नहीं चल रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे जो दूसरे जो समाज के भाई बंधु हैं, मुझे विश्वास है कि वो खुद इच्छा रखते हैं कि भाई हम अपना झंडा लेकर चलें, क्योंकि वो हम पर विश्वास करते हैं। आप गाँव में देहात में जाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर कोई ठाकुर है तो वो थोड़ा न्यायप्रिय होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिन 80% क्षत्रिय समाज अपने झंडे पर चलेगा तो दूसरे समाज के लोग भी भारी संख्या में उनका समर्थन करने के लिए साथ में आ जाएंगे। सिर्फ ज़रूरत है आपको अपने अंदर एकता लाने की, अपने झंडे के लिए। तो फिर राजकोट में आपका झंडा कब जा रहा है रूपाला के खिलाफ? देखिए, हम तो प्रयासरत हैं और मुझे विश्वास है कि कोई ना कोई अच्छा प्रत्याशी हम राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से उनके सामने चुनाव लड़वाएंगे। और हार जीत की परवाह ना हमारे पूर्वजों ने की थी, ना हम करते हैं। हम युद्ध लड़ने में विश्वास करते हैं, और लोकतंत्र में जो है चुनाव ही युद्ध है। अब तलवार लेकर तो युद्ध लड़ा नहीं जाता, तो लोकतंत्र में सत्ता का युद्ध तो चुनाव होता है। तो अगर मैं इस सत्ता के युद्ध में अपने आप को दूर रखूँगा तो फिर मैं क्षत्रिय भी नहीं हूँ। तो मैं अपना कर्म पूरा करूँगा, प्रयास पूरा करूँगा। अगर इस चीज़ के लिए मेरे गुजरात के भाइयों ने मुझे पहले बुलाया होता तो 100% हम 26 की 26 सीटों पे यहाँ पे मजबूत दावेदारी करते, और चाहे बीजेपी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो उसको सबक सिखा देते। हमारा इन राजनीतिक दलों से भी कोई बैर या दुश्मनी नहीं है, क्योंकि कल को हो सकता है हमारा किसी से गठबंधन हो जाए और तब आप मेरा ये वीडियो दिखाएं कि भाई तब आप इनकी बुराई कर रहे थे। हम इनको समर्थन भी देंगे समय आने पर, लेकिन अपनी शर्तों पे देंगे। सिर्फ मैं समाज से ये चाहता हूँ कि अभी हम इनके डायरेक्ट वोट देते हैं। डायरेक्ट वोट देने से इनको प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम इनको वोट दे देते हैं, वो एक दिन होता है सिर्फ, तो उस दिन जब हमने वोट दे दी उसके बाद ये अपने वादे से बदल जाते हैं, तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं होता 5 साल तक। लेकिन अगर हमने अपनी पार्टी को वोट दिया और उस पार्टी से हमने मान लीजिए 10 या 50 विधायक बना लिए, तो वो जो 50 विधायक हैं वो शर्तों पे आगे जो है वो अपना उनको समर्थन देंगे। जब तक वो हमारे समाज के लिए, हमारे सहयोगियों के लिए, समाज के लिए सही काम करते रहेंगे, हमारा समर्थन जारी रहेगा। मान लीजिए आज हमारे पार्टी के 20-25 सांसद होते
अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसमें कमेटी बनी। प्रभु श्री राम के मंदिर में किसी ट्रस्ट में किसी क्षत्रिय को ना रखना खुद ब खुद एक पाप है। पूरे देश के क्षत्रियों ने निवेदन किया कि एक क्षत्रिय को भी इसमें रखिए, लेकिन नहीं रखा। तो अगर हमारे भी 20-25 सांसद होते तो हम जो है एनडीए का हिस्सा होते, मोदी जी को कहते, मोदी जी देखिए हम एनडीए में आपके हिस्सेदार हैं, तो हम आपसे समर्थन वापस ले लेंगे अगर आपने हमारी इस डिमांड को पूरा नहीं करा। तो ये हो गया शर्तों पे समर्थन। तो हम हर महीने, हर 10 दिन में अगर कोई भी समाज के ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उनसे जाके उनको ये याद दिला सकते हैं कि हम आपसे समर्थन वापस ले लेंगे। पॉलिटिकल दबाव डालने की बात, पॉलिटिकल, भाई ये तो पॉलिटिक्स की बात हो रही है। लेकिन अगर हम सिर्फ वोटर हैं तो वोटर के रूप में तो हम सिर्फ सड़कों पे आंदोलन कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि भाई हम आपको वोट नहीं देंगे। यही तो बोल सकते हैं। अभी हम क्या बोल रहे हैं सड़कों पे कि भाई हम आपको वोट नहीं देंगे, लेकिन अगर हम अपनी पार्टी को वोट देते तो ये बोलने की तो कभी ज़रूरत ही ना होती, सड़कों पे आके आंदोलन करने की कभी ज़रूरत ही ना पड़ती। हमारे 25 सांसद जाते, मोदी जी के कान में बोल के आते, भाई मोदी जी अगली सरकार में हम आपको समर्थन नहीं देंगे वरना रूपाला जी का टिकट काटिए, तो मोदी जी तुरंत बात मान लेते। लेकिन आज पूरा समाज सड़कों पे आने के बाद भी जो है वो चीज़ नहीं करा पा रहा है। तो स्ट्रैटेजी बदलने का समय है इस समय। और ये बात मुझे 5-6 साल पहले समझ में आई जब हमने सामाजिक रूप से बहुत आंदोलन किए, लेकिन हमारी जो हद थी वो क्या थी कि भाई हमने ज्ञापन दे दिया। अब ज्ञापन किसको दिया? सरकार को दिया। तो हमारे ज्ञापनों के ऊपर कुछ हुआ नहीं। तो हमने कहा कि भाई हम अपने पूर्वजों की तरह खुद ही सरकार बने। हम क्यों जो है अपने युवाओं की एनर्जी वेस्ट करें, उनको हज़ारों लाखों की संख्या में सड़कों पर लेके घूमते रहें और बस ज्ञापन दे दे के अपने घर आते रहें या बच्चों के ऊपर मुकदमे लगवाते रहें, युवाओं के ऊपर। तो हमने सोचा कि जब हम 1 लाख सड़क पे इकट्ठे हो सकते हैं तो ये ही 1 लाख जो है पूरे 5 साल में सिर्फ एक दिन जाकर अंगूठा दबाना सीख लें। 1 लाख अंगूठा दबा देंगे, अपना सांसद बन जाएगा। वो पार्लियामेंट में सिर्फ एक आवाज़ बोलेगा, सारे देश के न्यूज़ चैनल में वो मैसेज चला जाएगा। अब ज्ञापन की बात कर रहे हो तो एक बड़ी खबर आज की भी है कि रूपाला के खिलाफ जो ज्ञापन दिए गए थे चुनाव आयोग को, उसमें आज क्लीन चिट मिल गई है। उनका कहना है कि कहीं पार्टी सिंबल और पार्टी का कोई ये कार्यक्रम नहीं था, तो उनको क्लीन चिट दे दी गई है आज। जी देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन बड़े खेद के साथ मैं बोलूँगा कि उसने जो अपनी विश्वसनीयता थी उसको बिल्कुल ज़ीरो कर लिया है, बिल्कुल ख़त्म कर लिया है। और चुनाव आयोग जो है आज सिर्फ एक बीजेपी की कठपुतली की तरह काम करता है और ये बड़ा दुर्भाग्य है देश के लोकतंत्र के लिए। और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी जब सत्ता में आएगी तो कम से कम जो संवैधानिक जो स्थान है उनके साथ तो छेड़छाड़ नहीं करेगी। हर पार्टी सत्ता में आने के बाद अपने अनुसार प्रशासन को चलाना चाहती है, लेकिन जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स हैं, जो चुनाव आयोग है या इस तरह की जो भी संस्थाएं हैं, मुझे लगता है कि उनको फ्री होकर काम करने देना चाहिए। लेकिन अभी ऐसा देखने में नहीं आ रहा है। और सरकार बहुत ताकतवर चीज़ होती है, सभी के कुछ ना कुछ जो है भेद होते हैं, तो सरकार उन भेदों का इस्तेमाल करके अगर उसको जो है ब्लैकमेल करे, मिसयूज़ करे और किसी संवैधानिक संस्था पे बैठे हुए व्यक्ति को जो है डरा के दबा के उससे काम कराए, तो ये देश के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। जी, अब तो बहुत बहुत भारी बातें हमने कर ली। आखिरी एक सवाल है, आप भी जैसे आप इतने अच्छे तरीके से मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पहले यही सोच के, लोग शायद जो सोशल मीडिया से शेर सिंह राणा को जानते हैं उनको लगता होगा कि ये तो कैसा गंभीर प्रश्न है उनके साथ बातें करना सबको, पर जैसे मैं अभी आपको देखा, आपसे मिल रहे थे लोगों से, वो भी बड़े अच्छे तरीके से आप मुझसे बात कर रहे थे, उससे भी अच्छी तरह से बात आप कर रहे थे, मैं सुन रहा था। तो शेर सिंह राणा अभी ऐसे रिलैक्स मूड में है या फिर पहले भी ऐसे ही थे? मतलब गंभीर वाला मामला कभी था ही नहीं, पहले से ऐसे ही थे? मैं पहले इससे भी ज़्यादा रिलैक्स
व्यक्ति था, सरल थे बहुत। इससे भी बहुत सरल और बहुत ही हंसमुख। थोड़ी मेरी हंसी जो है थोड़ी कम हुई है। अच्छा। हाँ, कम इसलिए हुई है कि मेहनत हम बहुत ज़्यादा करते हैं, अपने देश से, अपने समाज से और सभी से बहुत प्यार करते हैं। हमारे मन में है कि हम लोगों के लिए कुछ करें और बहुत पॉजिटिव माइंड से सोचने वाले व्यक्ति हूँ मैं कभी भी समाज का इस्तेमाल करके, उनका मिसयूज़ करके आगे नहीं बढ़ना चाहता। इसीलिए मैंने कल भी बोला, आज भी बोला, आपके माध्यम से भी बता रहा हूँ, आप इतने साल से मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं समाज को जो है कहीं किसी मुद्दे पर फंसा दूँ, उनको पुलिस केस लग जाएं या हंगामा हो जाए, आग लग जाए। क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि हंगामा करा के और झंझट करा के मीडिया हाइप मिलेगा और फिर जो है हमारा नाम सबको ऐसा ही होगा। लग रहा है। कल हमें भी ऐसा ही लग रहा था कि धंधुका में आप कुछ ऐसी बातें, क्योंकि आपसे बातें ही ऐसी जुड़ी है ना, आप तो ऐसे अफगानिस्तान कंधार गए, फूलन देवी का नाम आपसे जुड़ गया, फिर ये सारे नाम के वजह से लोगों को ऐसा ही लगता है। पर जी, आप पहले से ही ऐसे हो, आप बता रहे हो। देखिए क्या, हाँ बिल्कुल, मैं शुरू से ही ऐसा हूँ। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और 8 साल से मेरा सोशल मीडिया का पेज चलता है। मेरा आपके माध्यम से पूरे देश को चैलेंज है, पूरी बीजेपी को चैलेंज है। पूरे 8 साल का पूरा सोशल मीडिया, फेसबुक का शेर सिंह राणा SSR और शेर सिंह राणा जो मेरा ये क्या अकाउंट जो है, या ये अपना ट्विटर को देख लीजिए या इंस्टाग्राम को देख लीजिए या कोई भी और सोशल मीडिया पेज, कोई भी समाज के लिए हमने कभी अपशब्द नहीं बोला। और आप क्या है, ड्रामा सिर्फ 1-2 महीना या 1-2 बार ही कर सकते हो, आपका चरित्र दिख ही जाएगा। हमने जो बात 5 साल पहले बोली थी वही आज भी बोल रहे हैं, वही 5 साल के बाद भी बोलेंगे। हमारा विज़न, हमारी आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर है। हम वो व्यक्ति नहीं है कि आज मैं यहाँ पर बोल के जाऊँ कि कमल का फूल हमारी भूल, और फिर जब अगली बार मेरा इंटरव्यू आप लें तो मैं कहूँ मुझसे गलती हो गई थी और ये जो हाथ का पंजा हमारी भूल। फिर अगली बार आओ तो फिर मेरी कोई नई बात हो। हमारा विज़न बिल्कुल क्लियर है। हमें दूर तक की हम सोच रहे हैं, 100 साल के बाद की भी। हमें अपने समाज की तरक्की को रास्ते पे ले जाना है, तो नेता की यही पहचान है। मैं अपने समाज से आग्रह भी करूँगा कि आप किसी को भी अपना नेता बनाएं तो उसको नेता बनाएं जिसका विज़न खुद क्लियर हो। नेता वो नहीं होता कि आपको कहे कि इधर चलते हैं, फिर 2 कदम चलने के बाद कहे अरे गलत आ गए, इधर नहीं इधर चलो, फिर इधर चलें तो कहे अरे भाई इधर गलत आ गए, फिर दाएं चलो, फिर दिशाहीन घूमते रहते हैं। तो वो पूरा जीवन खुद भी दिशाहीन है। भाई दिशाहीन है तभी तो कुछ समाज के लिए पॉजिटिव कुछ हो नहीं पाया ना। मैं समाज को ये वादा करता हूँ, आप एक बार जो विज़न मैं बता रहा हूँ, अपना घर अपना झंडा का, आप इस रास्ते पर चल के तो देखिए। और जब आप एक बार इस पर चलेंगे और सत्ता में आ जाएंगे, और मुझे विश्वास है एक बार आपने सत्ता का मज़ा ले लिया, सुख ले लिया, तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही ढूंढ के जो है अपने पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। आप देखिए ना, हमारे यादव भाइयों को देखिए। यादव भाई इतने बुद्धिमान हैं हमारे कि बीजेपी इतना बड़ा राजनीतिक दल है, पूरा प्रयास करने के बाद भी किसी यादव भाई को अपनी पार्टी में बीजेपी का नेता नहीं बना पाए, क्योंकि वो स्वीकार ही नहीं करते। हमारे क्षत्रिय समाज में प्रॉब्लम ये है कि ये व्यक्ति को नेता बनाते हैं, फिर वो व्यक्ति क्या होता है, वो जब आगे बढ़ता है तो वो विधायक या सांसद बनता है, वो जाके फिर उसी की गोद में बैठ जाता है। तो बताओ फ़ायदा क्या हुआ? फिर पूरे समाज की एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो व्यक्ति की जगह झंडे को अपना नेता जिस दिन समाज मान लेगा, क्योंकि झंडा एक विचारधारा है, विचारधारा कभी धोखा नहीं दे सकती, व्यक्ति धोखा दे सकता है। शेर सिंह जब चला भी जाएगा तब भी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी रहेगी, क्योंकि एक विचारधारा है। क्या विचारधारा है? कि समाज का अपना झंडा पार्टी होनी चाहिए। तो ये विचारधारा जब तक आगे चलेगी तो समाज को हमेशा चीज़ें मिलती रहेगी। और हमने मान लीजिए किसी को निर्दलीय विधायक बना दिया, निर्दलीय सांसद बना दिया, उसका अंतिम पड़ाव क्या है? अंतिम पड़ाव है कि वो किसी दिन बीजेपी में या कांग्रेस में चला जाएगा। और जिस दिन वो चला जाएगा उस दिन आपकी पूरी एनर्जी
उसके साथ भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपने उसके ऊपर एनर्जी इसलिए लगाई थी कि भाई ये हमारे बातों के अधिकारों की बात करेगा बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ जाकर, बातें करेगा, हमारे लिए लड़ेगा। हाँ, तो लड़ेगा कैसे जब वो उन्हीं की पार्टी में चला जाएगा? तो फिर इससे अच्छा तो उन्हीं की पार्टी को ही जिता दो पहले से ही। तो इसीलिए समाज को चाहिए कि अपने झंडे अपने घर के रास्ते पर चलें। मेरा मानना है कि इसी से समाज की तरक्की होगी और इसी के लिए हमने अपना जीवन दिया हुआ है। वरना आपके बता दें कि आप क्या सोचते हैं कि जो बड़े राजनीतिक दल हैं उनसे हमारे पास ऑफर नहीं आते? अगर हम चाहें तो डायरेक्ट उनकी पार्टी से चुनाव लड़के खुद विधायक सांसद बन सकते हैं। आते हैं ऐसे चुनाव के लिए? आप बताइए, जब ऐरे गहरे लोग टिकट लेके चुनाव लड़ जाते हैं तो जिस हमारे पास लाखों हमारे चाहने वाले हैं, हमारे कहने से लाखों वोट मिलती हैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को, जब हम अपनी पार्टी के लिए वोट ले सकते हैं तो क्या ऐसे ऑफर नहीं आएंगे? तो आते हैं, लेकिन हम उसको अस्वीकार कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि अगर हम उनकी पार्टी से विधायक या सांसद बन जाएंगे तो फिर हमें भी उनके ही यस नो की इंतज़ार करनी पड़ेगी, हमें उनके अनुसार काम करना पड़ेगा। अगर हमारे समाज के साथ कोई प्रॉब्लम होगी तो अगर वो हमें यस कहेंगे तो हम कुछ बोलेंगे, अगर वो नो कहेंगे तो हमें शांत बैठना पड़ेगा, पपेट बन जाएंगे। तो इसीलिए हमने उनके हमेशा प्रस्तावों को अस्वीकार किया है। हाँ, हम गठबंधन करते हैं, आज हमारा गठबंधन है, लेकिन मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि हमारी कुछ शर्तें होती हैं, हमारी आइडियोलॉजी है। उस आइडियोलॉजी के ऊपर जो हमारे से यस करता है तो हम उसको समर्थन देते हैं। हो सकता है कल को हमारे 10 सांसद बन जाए, तो अगर हम बीजेपी को समर्थन देंगे या कांग्रेस को समर्थन देंगे तो हमारे पास लिस्ट है कि भाई ये हमारी शर्तें हैं। हमारी शर्त है बीजेपी से कि भाई आप जो राम मंदिर ट्रस्ट बना है उसमें एक क्षत्रिय को डालिए और हम आपको 10 सांसदों का 1 साल के लिए समर्थन देंगे। फिर अगले साल फिर हमारी एक शर्त है समाज के लिए, तो हम अपनी हर साल जो है समाज के लिए जो उद्धार करने वाली जो योजना है उसको हम उनसे मनवाएंगे। इस माध्यम से बनेगी। अगर हमने डायरेक्ट वोट दे दिया और फिर उसने कहा कि हम तो नहीं मानते, तो बताइए आप क्या कर लेंगे? समर्थन तो नहीं, दिया हुआ वोट तो वापस नहीं आता ना, लेकिन दिया हुआ समर्थन वो वापस लिया जाता है। भाई एनडीए के साथ अभी ये 38-39 पार्टियां हैं, तो ये रोज मोदी जी के कान नहीं पकड़ते, इसी डर से ही तो जो है वो अपने काम करा लेती हैं। वो जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, आप मानिए कि उनके मात्र 2-2 सांसद हैं, एक सांसद है, तो पूरे देश का क्षत्रिय समाज क्या अपने पार्टी झंडे से जो है एक सांसद भी नहीं बना सकता? आप भी शुरुआत तो कीजिए। तो शुरुआत का समय आ गया है। और रूपाला जी से तो मेरा ये निवेदन है कि देखिए, किसी समाज के ऊपर बढ़ाने के लिए, उसको इज्जत उसकी दिखाने के लिए किसी दूसरे समाज का अपमान करना ना तो कोई राजनीति है, ना ये सामाजिक शिष्टाचार है। और हमें रूपाला जी से कोई मेरी निजी नाराज़गी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि उनसे हमारी कोई प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है, ठीक है। लेकिन बस मेरा तो यही हमें ख़राब लगता है, और विशेषकर तब ज़्यादा ख़राब लगता है। देखिए, मैं रूपाला जी और पूरे देश के जो नॉन राजपूत, नॉन क्षत्रिय हैं, उनको ये ऑफ़र देता हूँ। जो लोग ये सोचते हैं कि भाई क्षत्रियों ने बड़े मज़े करे हैं, राजा महाराजाओं ने, क्षत्रिय राजाओं ने बड़े मज़े करे हैं, तो मेरी ये उनको ऑफ़र है कि आपको हम रूपाला जी या जो भी इस तरह के सोचता है कि भाई बड़े मज़े किए हैं, हम आपको जो चाहिए हमारा समाज आपको देगा, राजा महाराजाओं वाला जीवन देगा। आपको 500 करोड़ चाहिए, आपको 50,000 करोड़ चाहिए, वो आपको मिले। आपको गद्दी पर बैठना है, गद्दी पर भी आप बैठोगे, लेकिन 50 साल आपको ये हम देते हैं बैठने के लिए, सुख सुविधा सब मिलेगी राजा वाली, लेकिन 50 साल के बाद आपकी गर्दन काटी जाएगी, आपकी जो धर्मपत्नी है उनको जौहर करना पड़ेगा, आपकी बेटियों के साथ जो है गलत व्यवहार होगा, आपके बच्चों की गर्दन आपके सामने काटी जाएगी। तो क्या देश का कोई व्यक्ति इस चीज़ के लिए तैयार है कि 50 साल आप सुख भोगेंगे राजा वाला, लेकिन 50 साल के बाद आपके साथ ये चीज़ होगी?
क्या कोई तैयार होगा? मुझे नहीं लगता कि कोई भी तैयार होगा। तो आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा राजा महाराजा है या कौन सा ऐसा देश में क्षत्रिय है जिसने ये दिन नहीं देखा है? क्योंकि क्षत्रिय जो है वो सोल्जर थे, तो कभी ना कभी तो कोई ना कोई डायनेस्टी ख़त्म हुई है ना, तो वो ख़त्म जब हुई है तो उसने ये दिन देखा ही है। उसके सामने उसके बच्चों की गर्दन कटी है, उसके सामने जो है उसकी धर्मपत्नी को जौहर करना पड़ा है। आप ये तो देख रहे हैं कि 20 साल इन्होंने राज गद्दी पर बैठे, आप ये नहीं देख रहे कि जो उस दिन जो उसके हालात बने, जब उसकी डायनेस्टी ख़त्म हुई, तो उस दिन जो है जब मुस्लिम शासक आए और जब युद्ध हुए, और युद्ध में जब वो अपनी आंखों के सामने पूरा परिवार ख़त्म होते देखा, महल के ऊपर जो है पत्थर से हाथी चढ़ा कर तोड़ते हुए देखा, तो उस दिन के लिए बताइए कौन तैयार होगा? आप ये चाहते हैं कि मज़े मज़े करो, और वो जो त्याग है, वो जो जीवन का जो सब कुछ उजड़ना है, उस वो आपको ना मिले। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब राजतंत्र था और जब आक्रमणकारी आते थे तो वो दूसरे समाज को कुछ डिस्टर्ब नहीं करते थे। सिर्फ जो सोल्जर्स होते थे, जो योद्धा होते थे, सिर्फ उन्हीं के ही साथ ये सब बर्बरता होती थी। जैसे आज मान लीजिए कोई दूसरे देश की आर्मी देश के अंदर घुस जाए तो वो आम आदमियों को थोड़ी ना मारेगी। सिर्फ जो सैनिक हैं, लीडर्स जो है, सिर्फ जो सैनिक हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि उन्हीं के हाथ में गन है ना। गन को गन से ही तो लड़ोगे, बाकी पब्लिक घूमती रहेगी। तो ऐसे तब भी होता था, तभी तो इतनी जनता जीवित है। भाई मान लीजिए कोई मुगल शासक आया, अब उसने कहीं आक्रमण कर दिया, तो आम पब्लिक को क्या, मान लीजिए लाला जी दुकान पे बैठे थे, पूरा गांव खत्म थोड़ी ना कर देंगे। हाँ नहीं, अरे भाई जो सफाई कर रहा था, सफाई वाला तो उस मुगल को भी चाहिए ना, वो कहेगा भाई करता रहे सफाई। जो दुकान पे आटा चावल बेच रहा था तो उसने कहा भाई बेच ले। बस उसने क्या करा, उसके ऊपर जो है टैक्स ज़्यादा लगा दिया, लेकिन उसकी हत्या तो नहीं करी। लेकिन जो तलवार लेकर खड़ा था तो उसने कहा भाई इसको तो इसकी गर्दन काटनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो कल को तलवार से हमें मारेगा। तो उसमें जो क्षत्रिय समाज ने जो ये दुख झेला है हजारों साल तक, इसकी कोई कीमत नहीं समझ रहा। ये दुर्भाग्य है देश के लिए। आज कोई हमारा सैनिक शहीद हो जाए तो हम उसके लिए कितनी सारी योजनाएं चलाते हैं। तो 1000 साल तक जो क्षत्रियों ने, आज जो रूपाला जी हैं, क्या नाम है उनका, पुरुषोत्तम रूपाला जी, तो वो पुरुषोत्तम रूपाला जी इसीलिए हैं कि इसी क्षत्रिय राजा महाराजाओं ने, क्षत्रियों ने हजारों साल तक इस तरह के माहौल बना के रखा कि आज आपका नाम पुरुषोत्तम रूपाला है, वरना वो होते मोहम्मद बिन लादेन। इस्लाम की एंट्री हुई तो कुछ साल लगे और वहाँ ढूंढे एक पारसी नहीं मिलता। लेकिन ये हिंदुस्तान, ये भारत की धरती ऐसी है, यहाँ पर क्षत्रियों ने हजारों साल तक जो है शहीद होते रहे, लड़ते रहे, किसी भी तरीके से जो है समझौता करके, लड़ाई करके, युद्ध करके चीज़ों को संभाल के रखा। और जो दूसरे लोग थे वो अपना कर्म धर्म करते रहे। पंडित जी मंदिर में घंटी बजाते रहे, लाला जी अपना परचून की दुकान चलाता रहा, सफाई करने वाला सफाई करता रहा। उनकी हत्याएं तो नहीं हुई, हत्या तो सिर्फ क्षत्रियों की हुई। तो मुझे लगता है कि इस त्याग को, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप 36 बिरादरी से क्षत्रियों के इस बलिदान की आप इज्जत कीजिए। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम तो चाहते हैं कि आप हमारे सहयोगी बनकर देश की प्रगति के लिए काम करें। हम किसी से बैर या द्वेष नहीं रखते। हम सबसे राजा की भूमिका में, हम प्रभु श्री राम के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति हैं। हमारी पार्टी भी उनके जो बताते हैं ना कि भाई राम राज्य लाएंगे, तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ही राम राज्य लाएगी। इसीलिए हमने आरएसएस से कहा कि हमें संगठन महामंत्री दीजिए, जिससे हम राम राज्य लाएं, जो असली राम राज्य है, नकली वाला राम राज्य नहीं कि भाई काला धन ले आएंगे और फिर सारा दबा के खुद ही रख लिया। तो हम असली राम राज्य लाएंगे। और ये अगर हमारा क्षत्रिय समाज इसकी शुरुआत आज से ही कर दे, इस बात से ना डरें कि भाई बीज लगाएंगे तो फल कब मिलेगा। अगर ऐसी सोच करने लगे तो मार्केट में एक भी फल नहीं मिलेगा आपको। जो बीज लगाता है 10 साल बाद उसका फल आता है,
फिर तो किसी बच्चे को फल खाने को मिलेगा ही नहीं। भाई आप बीज आज लगाएंगे, हो सकता है चलिए हमें ना मिले, लेकिन जो हमारे आने वाली जनरेशन्स हैं उनके साथ तो न्याय होगा, उनका तो कोई अपमान नहीं करेगा। वरना आप भी कुछ नहीं लगाएंगे, जैसे आप रोना पीटना करते रहते हैं कि ये भूल और वो भूल, 5 साल इसको 5 साल उसको, वो भी बेचारा उसकी भी जीवन ऐसे ही बीतेगा। और अगर वो सुधार कर लेगा तो उसको लगाना पड़ेगा, उसको फिर मेहनत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा आप ही लगा लीजिए जब आप आज इसको समझ गए हैं, क्योंकि उस रास्ते पर चलकर आपको कुछ मिल तो नहीं रहा है। भाई जिसको भी हम वोट दे रहे हैं, आज आपने गुजरात के राजपूतों ने या देश के राजपूतों ने बीजेपी से हटके मान लीजिए किसी दूसरे को वोट दे दिया, तो वहां से भी तो कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने जब वो सत्ता में रहे हैं तो उन्होंने कौन सा हमें कुछ दे दिया। तो क्षत्रिय को तो अपना झंडा बनाना ही पड़ेगा, अगर वो ये चाहता है कि उसके साथ न्याय हो, उसका अपमान ना हो। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा पूरे देश के क्षत्रिय समाज से कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी हम लोगों ने आपके स्वाभिमान, आपके सम्मान के लिए बनाई है। 5 साल से हम दिन रात इसमें मेहनत कर रहे हैं और हम राष्ट्रवादी लोग हैं, अपने देश से, अपने समाज से, 36 बिरादरी के देश के हर व्यक्ति से प्यार करते हैं। बस हमारा एक ही नारा है कि देखो भाई, हम अपना अधिकार किसी को छीनने नहीं देंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी का अधिकार छीन लेंगे, ना किसी का छीनेंगे, ना अपना किसी को छीनने देंगे। तो आप सब लोग, 36 बिरादरी भी हमारे साथ आ जाएगी, सबसे हमारा भाईचारा भी बढ़ जाएगा। जी। तो ये थे शमशेर सिंह राणा जी। अब मतलब गुजरात की राजनीति में इनकी बातों से लग रहा है कि कहीं राष्ट्रीय जनलोक पार्टी जो उनकी आरजेपी है वो एंट्री करने जा रही है। उनका कहना है हमारा झंडा जो है रूपाला के खिलाफ जा रहा है। जी, मैं क्षमा चाहूँगा, हमारी पार्टी का नाम राष्ट्रीय नहीं है, अच्छा है राष्ट्रवादी। अच्छा, राष्ट्रवादी। यस, हम हैं राष्ट्रवादी। माफ कीजिएगा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी। हाँ, हमारा ये नारा भी है। मतलब गुजरात में एंट्री तो करने जा रही है। बिल्कुल, देखिए अगर समाज चाहेगा, क्योंकि ये काम मेरे अकेले के बस की नहीं है। अच्छा, जो काम मेरे अकेले से हो सकते थे, मुझे ऐसा लगा कि भाई हमारे महान सम्राट नहीं, मतलब मैं जो टैक्टिक्स देख रहा हूँ, कभी आपके आने से पहले कभी ऐसे निवेदन आ रहे थे जिसमें कहा जा रहा था 300 उम्मीदवार लड़ाएंगे, 400। तो मैंने आपके एक इंटरव्यू के दौरान आपके इस आंदोलन के ही एक नेता से पूछा था कि 26 सीटें हैं, 400 उम्मीदवार लड़ाओगे, ये बात करते तो आपसे डरेगा कौन और क्यों? क्योंकि एक सीट पे क्या 10-10 लड़ाओगे, 15-15? नहीं, वो जिसने भी ऐसा बोला होगा, पर आपकी जो टैक्टिक्स की बातें मैं सारी समझ रहा हूँ। वो जो व्यक्ति होगा वो बेचारा भोला आदमी होगा, उसको राजनीतिक समझ या ज्ञान फिर वोट कौन देगा? हाँ, चलो वो तो अब पता नहीं किसने कहा होगा। नहीं, पर मैं ये उदाहरण इसीलिए दे रहा हूँ कि आपकी टैक्टिक्स जो है वो दर्शक भी समझे। आपने जो पूरी बात है कि आपका झंडा राजकोट जा रहा है, रूपाला की मुश्किल, कैसे आप उनकी मुश्किल बढ़ा सकते हो ये आप बखूबी जान रहे हो, मैं जान रहा हूँ जो आप बात कर रहे हो उससे। जी जी जी। तो आपका आरजेपी राजकोट में आपका झंडा लड़ेगा। तो बल्कि मैं तो आपके माध्यम से ये भी निवेदन करूँगा कि क्षत्रिय समाज को अगर अच्छा प्रत्याशी हम राजपा लड़ाते हैं तो समाज तो साथ देगा ही। कांग्रेस और जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उसको भी हमारे लिए ये सीट छोड़नी चाहिए। जैसे इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन को हमारे, आपके पास दिन बहुत कम है, अगर आप इतनी बड़ी सोच रखते हो तो बातें करने के लिए दिल्ली में बैठना पड़ेगा। अगर इंडिया गठबंधन के जो कर्ता धर्ता हैं उनमें राजनीतिक समझ है तो ये टाइम है। आप यहाँ पर गुजरात राजकोट में कांग्रेस ने तो खाली रखा है पूरा मैदान, इसीलिए तो वो देख रहे हैं कि राजकोट में रूपाला का क्या होता है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। नहीं, मतलब हमारा ये कहना है कि आज अगर क्षत्रियों का ये राजनीतिक दल अगर आप इसको मजबूत करते हैं तो भविष्य में अगर हमारा जो एजेंडा है, अगर उस पर जो भी हमारा सहयोग करेगा तो हम उसका सहयोग करेंगे। भाई आज हमारा ये कहना है, देखिए मैंने ये कहा साफ साफ बिल्कुल क्लियर, ना बीजेपी से हमारी दुश्मनी है, ना हमारी वो दोस्त है, ना कांग्रेस से हमारी दुश्मनी है, ना वो हमारी दोस्त है। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी क्षत्रियों का वो झंडा है जो 36 बिरादरी को अपने साथ लेकर चलेगा और उसका अपना एक आइडियोलॉजी है, उसके अपने एक सिद्धांत है, उसके अपने एक मुद्दे हैं। जो भी उन मुद्दों पर हामी भरेगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, तो हम उसका समर्थन पार्लियामेंट में या विधानसभा में करेंगे, वक्त के साथ समय के साथ। तो आज ये वक्त है कि भाई बीजेपी लगातार
मतलब बीजेपी का भी क्या, रूपाला जी ने हमारे समाज की इंसल्ट की है। राजकोट में उनको सबक सिखाने के लिए हमें एक दूसरी सेना की सहयोग चाहिए। भाई महाराणा प्रताप जी ने भी जब युद्ध लड़ा तो सारे राजे रजवाड़ों को लेटर लिखा। तो ग्वालियर के राजा थे राम शाह जी तोमर, तो वो आए अपने पूरे लाव लश्कर के साथ। तो आज राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी युद्ध लड़ने के लिए तैयार है राजकोट का। तो ये जो दूसरी जो सेनाएं हैं, कांग्रेस है या दूसरी है, ये अपने सैनिक, ये अपनी ताकत ये हमें दें तो हम जो है रूपाला जी को ध्वस्त कर देंगे, क्योंकि उनके पास बड़े हथियार हैं। भाई हथियारों से लड़ाई लड़ी जाती है। तो पहले युद्ध होते थे तो महाराणा प्रताप जी की हेल्प करने के लिए हकीम खान आए ना अपनी तोप। नहीं, एक राजनीति की बात करता हूँ गुजरात की, शायद आपको पता नहीं होगा क्योंकि सारे स्टेटमेंट्स गुजराती में आते हैं। गिलहरी वाली बात है कि राम जी के लिए जब वो सेतु बन रहा था राम जी को लंका पहुंचने के लिए, तो उसमें गिलहरी थी जी। तो गिलहरी भी कुछ ना कुछ काम अपनी योगदान कर रही थी। तो अभी यहाँ जब नेता जो कांग्रेस है तो कोई अन्य पार्टी को छोड़ के जब बीजेपी में शामिल होते तो यही बोलते कि मैं गिलहरी हूँ मोदी जी की जी। तो मतलब गिलहरियाँ मिलके भी क्या कर सकती है वो बखूबी जानते हैं, वो ही बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ जी कि हम सब गिलहरियाँ मिलके क्या कर सकती है, मोदी जी की ताकत बढ़ा रहे जी। देखिए क्या है कि आप इस धरती पर जो झंडा होता है वो झंडा जो है वो सुप्रीम होता है, भगवान से भी ज़्यादा ताकतवर झंडा होता है। तो ये जो गिलहरियाँ हैं, यहाँ तक कि मोदी जी भी हैं, मोदी जी भी उस झंडे का सिर्फ एक चेहरा है। आज मोदी जी हैं, कल कोई और होगा और कल कोई और था, लेकिन झंडा हमेशा रहेगा। तो क्षत्रिय समाज को आज झंडा जब वो बनाएंगे तो उसमें कई गिलहरियाँ भी आएंगे, उसमें कई जो है जामवंत भी आएंगे तो कई उसमें आएंगे। लेकिन क्योंकि झंडा क्षत्रियों का होगा तो सत्ता 100 साल के बाद जब बोला जाएगा कि सत्ता किसकी थी, तो बोला जाएगा कि भाई क्षत्रियों का एक दल था राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, उसकी सत्ता थी। तो हमें भी सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए हथियार भी चाहिए होते हैं। हथियार क्या, लोकतांत्रिक हथियार, ठीक है। ये नहीं है कि तोप पर तलवार चाहिए। तोप तलवार जब चाहिए थी तो उन्होंने उसकी व्यवस्था करी। तो आज हथियार चाहिए, लोकतांत्रिक हथियार चाहिए। तो आज उतने हमारे पास राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के पास उतने एसेट्स नहीं है, उतने साधन नहीं है, उतने हथियार नहीं है। आज तो युद्ध ऐसे हो रहा है, और राजकोट में भी अगर हम अकेले लड़ते हैं तो युद्ध ऐसे होगा कि जैसे हमारे पास तो डंडा है और सामने वाले के पास फाइटर प्लेन है, तो डंडे से कोशिश करेंगे फाइटर प्लेन को गिराने की। लेकिन अगर कोई हमें जो है डंडे की जगह, बहुत सारे डंडे हो जाए तो बहुत लंबे चौड़े हो हाँ नहीं, डंडे बहुत सारे हो जाएं या एक मान लीजिए राइफल दे दें तो गिरा देंगे फाइटर प्लेन भी। अच्छा, मतलब हाँ मैं समझ रहा हूँ जी। तो मुझे लगता है कि जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनको आज के परिस्थितियों के हिसाब से इसमें जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए और एक मजबूत प्रत्याशी हम राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से लड़वाएं। अगर कोई ये सोचता है कि भाई कांग्रेस को वोट दे देंगे, उससे भी आपका भला नहीं होने वाला, क्योंकि राजकोट से अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो वो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि कांग्रेस कल को कोई ऐसी बात नहीं बोलेगी कि भाई जिससे आपके मन को ठेस ना लगे। लेकिन अगर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का व्यक्ति जीतेगा, भले ही कांग्रेस के भी सहयोग से जीतेगा, लेकिन होगा तो अपने पार्टी का। अगर कांग्रेस भी कल को कुछ गलत सलत बोलेगी तो वो उनसे वहाँ से समर्थन वापस ले लेगा, कहेगा भाई मैं आज से इंडिया गठबंधन में नहीं हूँ। क्योंकि आपकी बातें सुन के मुझे लगता है कि शायद ये वीडियो जब रूपाला जी देखेंगे जी तो वो भी माथा पकड़ के अपना गणित लगाना शुरू करेंगे, जब उनको पता चलेगा क्या बातें कर रहे हैं। हम उनके सारे गणित जो है वो, एक तो आप आरजेपी लड़वाओगे, खराब कर किसी अन्य जाति से राजपूत समर्थन के साथ किसी अन्य जाति को प्रत्याशी बना रहे हो जी। मतलब आप पूरे सोशियो पॉलिटिकल जो एंगल से वो सारे देख के बात कर रहे हो, तो किसी को भी गणित लगाना पड़ेगा ना। अब तो ये डर वाला मामला अब पैदा होगा अगर आपका आरजेपी जो आप बता रहे हो वो करता है। लोकतंत्र के अंदर किसी से डंडा, लाठी, तलवार, इससे लड़ाई ना तो लड़ने की जरूरत है ना लड़ना चाहिए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार जो है वो ये अंगूठा है, इसको एक दिन दबाना पड़ता है। तो मैं अपने समाज से ये कहूँगा, 5 साल में एक बार ही मौका मिलता है। हाँ,
तो आज आप इस मौके को भुनाइए। अपने झंडे के सामने जिस दिन अंगूठा दबाना आपने सीख लिया, उस दिन पूरा देश पर आपका सत्ता होगी, और आप जब सत्ता में आएंगे तो देश तरक्की के रास्ते पे जाएगा। हो सकता है, देखिए, आप अभी बहुत सारे जो प्रधानमंत्री रहे हैं या मुख्यमंत्री हैं, किसी की हर व्यक्ति चाहता है देश की तरक्की के लिए काम करे, लेकिन हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग, डिफरेंट है, अलग अलग है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो भी दिल से यही चाहते थे मैं देश के लिए अच्छे कार्य करूं। मोदी जी हैं, मोदी जी भी ये चाहते हैं कि मैं देश के लिए अच्छे कार्य करूं। आगे जो आएंगे वो भी ऐसा सोचते हैं, लेकिन जनता तय करती है कि भाई हमें किसको मौका देना है। अब हम जनता से ये मांग कर रहे हैं, ये हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि आप हमें भी एक बार मौका दे के देखिए, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को भी मौका दे के देखिए। आप ये खुद मानेंगे कि यही असली राष्ट्रवादी पार्टी है, ये एक देशभक्त लोगों के द्वारा देशभक्त पार्टी है, और आप बीजेपी का नाम भूल जाएंगे। आप बीजेपी की जगह आरजेपी को याद करेंगे जब भी ये सत्ता में आएगी, क्योंकि हम ऐसा शासन प्रशासन चला के दिखाएंगे कि जहाँ खुशहाली होगी, जहाँ राम राज्य होगा, जहाँ जाति धर्म पर लड़ाई नहीं होगी, जहाँ जाति धर्म को जो है बेइज्जत करके वोट बढ़ाने की कोशिश नहीं होगी। हम ऐसा राज्य स्थापित करेंगे हर राज्य में, पूरे देश में। तो जबकि इन्होंने जो बात की आप शायद समझ ही रहे होंगे, क्योंकि गुजरात की राजनीति को जो लोग बखूबी समझ रहे हैं उनके लिए समझना आसान होगा। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन भी करना चाहूँगा, क्योंकि अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, अगर नहीं किया, तो भी मैं पत्रकार किस काम का। बातें कुछ यूँ हो रही थी कि अब आरजेपी के झंडे से चुनाव रूपाला के खिलाफ लड़वाया जाएगा, और वो अन्य जाति से, मतलब क्षत्रिय समाज के समर्थन से अन्य जाति से प्रत्याशी होगा, मतलब 2 जाति एक साथ आ जाएगी। और अगर बड़ी जाति इक्वेशन आपको राजकोट के सब पता है तो ठीक है, नहीं है तो बता देते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने अपने ही एक विश्लेषण में बताया था कि लेवा पाटीदार कड़वा पाटीदार का मसला वैसे ही पहले 2009 में बीजेपी ने देख लिया और खामियाजा भी भुगता है। और अभी पुरुषोत्तम रूपाला, जिन्होंने ही एक निवेदन भूतकाल में दिया था, उन्हीं की वजह से ये सब हुआ था। फिर भी खैर ठीक है, अभी वो सब मसला अंडरग्राउंड चल रहा था, अंडर करंट था, मगर उसी दौरान क्षत्रियों का ये निवेदन उनके ऊपर भारी पड़ रहा है। खैर भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को चुनाव लड़वाने के लिए अड़ी हुई है, तो क्षत्रिय और राजपूत समाज का भी कहना है कि उनको चुनाव लड़वाएंगे तो खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अभी तक जो बातें हो रही थी उनसे ये बातें हटके हो रही थी, क्योंकि आरजेपी पार्टी है, शेर सिंह राणा के नाम से जुड़ी हुई है, और उनके नाम से जुड़ी हुई है मतलब उनका बहुत सारा फैन फॉलोइंग है, जाति से ही नहीं अन्य जाति से। वो बता रहे हैं कि हम आरएसएस के साथ भी बातें हमारी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको लेटर भी लिखा है कि आप हमें समर्थन दीजिए। असल में राष्ट्र के लिए काम तो हम करना चाहते हैं, हम भी राष्ट्रवादी पार्टी है, तो उनका ये मसला अलग है। और दूसरा उन्होंने बताया उनको राइफल चाहिए। राइफल कौन सी? इलेक्शन लड़ने के लिए। तो मतलब सीधा था कि उनको जो अन्य दल है, चाहे कांग्रेस है चाहे आम आदमी पार्टी है, गुजरात में तो भी यही है, तो इंडिया अलायंस एक सीट छोड़ दे राजकोट की और आरजेपी के प्रत्याशी को वो भी समर्थन दे। अगर ये गणित बैठता है तो गुजरात की राजनीति की शक्ल कुछ और ही होगी। चुनाव के बाद देखते हैं लोकसभा में क्या होता है। ये क्षत्रिय के मसले से भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ता है या फिर कुछ नई और राजनीति की शुरुआत होती है। क्योंकि जिस प्रकार से शेर सिंह राणा जी बता रहे हैं, उनका कहना है कि लंबी पारी का राजनीतिक युद्ध है ये जो वो खेलना चाहते हैं। देखते हैं गुजरात में क्या होता है। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे और शेर सिंह राणा जी को रुखसत दीजिए, हम उनसे बात करने के लिए उन्होंने हमें वक्त दिया, आभारी है। उनके बिजी शेड्यूल में हमें इतना वक्त दिया। बातें तो थोड़ी ही करनी थी मगर हमने बहुत बातें कर ली। बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी मैं प्रणाम भी करूंगा, बहुत धन्यवाद भी करूंगा, और आपके माध्यम से निवेदन भी करूंगा कि ज़रूर आप हमारी बातों पर विचार कीजिए, हमें मौका दीजिए। एक बार आप मौका देंगे तो आप निराश नहीं होंगे। जी बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वैष्णवजन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई।